वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, आपके लिए वीडियो हमेशा लाते जा रहा हूं। तो उससे पहले हमने वीडियो एलपी का लाया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं और नहीं टेस्ट देते हैं। तो हम यही उनसे कहेंगे कि आप टेस्ट दीजिए, वीडियो देखिए, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं, फिर बाद में हम टॉपिक चेंज करेंगे तो पहले का वीडियो नहीं देखिएगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो देखते जाइए, आगे जो टॉपिक रहेगा उसका वीडियो पिछला वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा। तो आज हम आपको सेल एंड बैटरी का चैप्टर है जो आज लूंगा क्लास उसका, तो बताऊंगा। सबसे पहले सेल एंड बैटरी में तो बैटरी किसको कहते हैं, तो हमारे पास यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का साइन हमेशा बड़ा होता है। तो बहुत सारे सेलों का समूह को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बहुत सारे सेल हम जोड़ दिए हैं, इसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। तो बहुत सारे सेल को जब हम जोड़कर चालू करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम, बैटरी। यानी सेलों का समूह को बैटरी बोलते हैं। इसका आगे है मेरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यानी इलेक्ट्रिक करेंट जब हम इलेक्ट्रोलाइट एक होता है जिसमें विद्युत घोल, जैसे कि हम आपको बताएंगे। हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 डाले हैं। इधर एक पॉजिटिव और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो केमिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, केमिकल इफेक्ट किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस घोल में प्रवाहित होगा तो इसका जो आयन है टूटेगा, यानी कई खंडों में टूटेगा। H2SO4 अलग अलग भाग में टूटेगा और जब टूटकर कुछ पॉजिटिव पर चल जाएगा, कुछ आयन पॉजिटिव पर चल जाएगा, कुछ आयन निगेटिव पर चल जाएगा। तो जो ये रासायनिक परिवर्तन होता है यानी केमिकल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा गुजारने पर H2SO4 का घोल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो जो इस पे इफेक्ट पड़ता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कैसे पड़ता है विद्युत घोल में। ओके, अगला मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। जैसा कि हमने आपको एक इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण दिया, H2SO4 मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे H2SO4 हो गया, CuSO4 हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हम प्रयोग करते हैं बैटरी में। H2SO4 CuSO4 सबके लिए अलग अलग, लीड एसिड सेल के लिए H2SO4 प्रयोग करते हैं, लेकिन सेल के लिए CuSO4 प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे हम इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं। तो उसमें से तो H2SO4 प्रयोग करते हैं, CuSO4 प्रयोग करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जब हमारा रासायनिक परिवर्तन हो, यानी केमिकल रिएक्शन हो। H2SO4 अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, क्या मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस का होता है, जब मेरा H2SO4 को हम प्रयोग कर रहे हैं और इसमें केमिकल रिएक्शन हो, और केमिकल रिएक्शन होने में जो रिएक्शन होता है, जो क्रिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अगर हमारे पास यहाँ उदाहरण दिए हैं, साल्ट वाटर, एसिडिक वाटर, बेसिक वाटर, ये सब मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। साल्ट वाटर, अगर कोई वाटर है, कोई पानी है, उसमें साल्ट मिला दे, साल्ट वाटर रहता है, तो उसमें भी अगर करंट दे तो ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण होता है। अगर डिस्टिल वाटर मेरे पास है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, डिस्टिल वाटर,
डिस्टिल वाटर हो गया, और मेरा अल्कोहल हो गया, और एक मेरा हो गया ऑयल। डिस्टिल वाटर, अल्कोहल, ऑयल। तो ये तीनों मेरा उदाहरण है, ये तीनों मेरा कंडक्टर लिक्विड नहीं है, यानी ना ये इंसुलेटर का रूप में प्रयोग, इंसुलेटर लिक्विड की तरह काम करता है, इंसुलेटर लिक्विड। यानी इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये डिस्टिल वाटर, अल्कोहल, ऑयल, ये सब इंसुलेटर लिक्विड का काम करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टिल वाटर मेरा इंसुलेटर का काम करेगा कि कंडक्टर का, तो सीधा ही इंसुलेटर का प्रयोग करता है। तो ये हम याद रखेंगे, डिस्टिल वाटर, अल्कोहल, ऑयल, ये सब मेरा इंसुलेटर लिक्विड का काम करता है। अगला मेरा टॉपिक है बैटरी चार्जर। यानी हम बैटरी चार्जर किसको कहते हैं? बैटरी चार्जर हम आपको बताएंगे। यानी जब हमारे छोटे छोटे गांव में लाइन का व्यवस्था रहता है और जब लाइन कट जाता है तो हम बैटरी का उपयोग करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी मेरा कट गया तो बैटरी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, घरों में बल्ब ये सब जलाते हैं। तो बैटरी का उपयोग करते हैं, तो उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चीज चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम? बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर क्या है, यानी चार्ज करने का प्रोसेस क्या है? तो बैटरी चार्जर में बहुत सारे इक्विपमेंट प्रयोग होते हैं। जैसे पहला मेरा ट्रांसफार्मर, आममीटर, रेक्टिफायर, वोल्टमीटर। तो ये सब प्रक्रिया हम प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर बैटरी चार्जर में कौन कौन सा आता है? एक ट्रांसफार्मर आता है, एक आममीटर आता है, एक रेक्टिफायर आता है, एक वोल्टमीटर आता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है मेरा? रेक्टिफायर का काम है जब एसी को मेरा डीसी में, एसी टू डीसी, यानी एसी जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या रहता है मेरा? एसी। और जब एसी को मेरा डीसी में चेंज कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। यानी रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में चेंज करना। एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा कि रेक्टिफायर का क्या काम है, तो आप सीधे बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में चेंज करना। यानी एसी को डीसी में जो चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो ट्रांसफार्मर मेरा क्या करता है? ट्रांसफार्मर चैप्टर एक है जो कि हम विश्लेषण में बताएंगे। ट्रांसफार्मर मेरा वोल्टेज और करंट को चेंज करता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज और करंट। आममीटर क्या है? कितना एम्पियर करंट जा रहा है वो मेरा बताता है। वोल्टमीटर क्या है? कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज चार्ज करना है। यानी बैटरी चार्ज करने के लिए 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट प्रयोग करते हैं, और 3 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर का आममीटर प्रयोग करते हैं। ये मेरा वोल्ट मीटर हो गया, ये मेरा आममीटर के लिए हो गया। तो ये सब इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं। एक मेरा वोल्टेज कंट्रोल स्विच और एक है मेरा करंट कंट्रोल स्विच। यानी वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए जो स्विच प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल, और करंट को कंट्रोल करने के लिए जो स्विच प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं करंट कंट्रोल स्विच। तो ये सब इक्विपमेंट मेरा प्रयोग होता है बैटरी चार्जर में। तो अगला मेरा है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड के बारे में हम बताएंगे आपको। तो जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं बोर्ड पर, वह चालक प्लेट अथवा छड़ जिससे होकर इलेक्ट्रोलाइट से धारा प्रवाहित होता है इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने क्या लिया? H2SO4। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वह चालक अथवा प्लेट जिससे होकर इलेक्ट्रोलाइट से धारा प्रवाहित होता। कोई प्लेट हम लिए, 2 प्लेट इसमें डाल दिए और इससे होकर धारा प्रवाहित यानी करंट प्रवाहित हो रहा किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। वह चालक अथवा प्लेट जिससे होकर इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित होता उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी जो हम प्लेट लिए, इस प्लेट के माध्यम से मेरा करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित हो रहा है।
तो जिसके माध्यम से मेरा करंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होता है उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ओके, आगे क्या लिखा हुआ? वह इलेक्ट्रोड जिससे होकर विद्युत धारा घोल में प्रवेश करता है एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी इस इलेक्ट्रोड से मेरा करंट घोल में प्रवेश कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश कर रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड से करंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करे वह कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? पॉजिटिव। ठीक है। और जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत धारा घोल से बाहर निकलता है, यानी जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकले उसे हम कौन सा इलेक्ट्रोड बोलते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी मेरा इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से मेरा करंट अगर बाहर जा रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहता है, पूछा जाता है कि मेरे पास एक कंटेनर है उसमें H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिए हैं और जिस इलेक्ट्रोड से मेरा करंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करता है वह कौन सा प्लेट कहलाता है या कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाता है? तो क्या हम बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जिससे करंट मेरा बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये मेरा हुआ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो अगला मेरा है आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन किसको कहते हैं उसमें हम बताएंगे आयन भी और आयोनाइजेशन के बारे में भी बताएंगे। तो आयोनाइजेशन जैसा कि लिखा हुआ है, जब घोल में धारा प्रवाह होने के कारण इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न होता है। तो हमने आपको बताया था, यानी घोल मिस हो गया लिक्विड, लिक्विड मिस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मिस H2SO4, यानी H2SO4 में रहा इसमें बोल रहा कि जब ये घोल से धारा प्रवाह होने के कारण इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न होता है, यानी जब इस घोल में यानी इस इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाह होता है और जो क्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल अपने में टूटते हैं, जो इसका मॉलिक्यूल H2SO4 अपने में क्या होता है? टूटते हैं एक दूसरे में, जिन्हें आयन बोलते हैं। यानी टूटने की जो क्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं? आयन। यानी अलग अलग टूटकर हो गया, विखंडित हो गया, इसे क्या बोलते हैं? आयन। तो बोल रहा है कि जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, दो इलेक्ट्रोड मेरा यहाँ से है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, और जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम आपको बताए थे, दो टर्मिनल के बीच जो डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दोनों टर्मिनल के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है तो धनावेशित आयन कैथोड प्लेट पर जाता है। तो जो पॉजिटिव आयन है वो कहा जाता है? कैथोड प्लेट पर। पॉजिटिव आयन कहा जाएगा? कैथोड प्लेट पर। और यह आयन कैट आयन कहलाता है और इसे क्या बोलते हैं हम? कैट आयन। यानी जब मेरा आयन टूटता है, अपने में विखंडित होता है और जो आयन यानी मॉलिक्यूल्स टूटकर जो आयन मेरा कैथोड पर जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैट आयन। और बोल रहा है कि नेगेटिव आयन एनोड प्लेट पर जाता है और यह आयन एनायन कहलाता है। और नेगेटिव जो आयन रहेगा वो कहाँ जाएगा? जो मेरा नेगेटिव आयन होगा वो मेरा कहाँ जाएगा? एनोड प्लेट पर। ये मेरा कौन सा प्लेट है? एनोड प्लेट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनायन। इस प्रकार का आयन को बदलने की क्रिया क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। यानी जो मेरा पूरा क्रिया हुआ इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में हमने आपको क्या बताया कि जब मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक कंटेनर में मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का लिया। H2SO4 को जब हमने टूटा, मॉलिक्यूल्स अपने में विखंडित हुआ, तो जो आयन पॉजिटिव प्लेट पर गया और कुछ आयन नेगेटिव प्लेट पर गया। तो जो आयन पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पर गया
उसे हमने क्या बोल दिया, कैटायन। जो आयन मेरा निगेटिव प्लेट पर गया, कहाँ गया, जो मेरा आयन निगेटिव आयन एनोड प्लेट पर जाता है और ये आयन एनायन कहलाता है। यानी निगेटिव पर गया तो एनायन कहला गया। रुक जा, आज जब यहाँ पॉजिटिव पर गया तो कैटायन। अगला मेरा है आयोनाइजेशन। यानी आयोनाइजेशन में हम बताएंगे आपको आयन क्या है, आयोनाइजेशन कैसे हुआ, तो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब घोल से धारा प्रवाह होने के कारण इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न होता है तो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स अपने में टूटते हैं। तो हमने एक कंटेनर में लिया था इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया था, H2SO4। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है मेरा, एक ही है, एक ही है, 2 इलेक्ट्रोड। अब बोल रहा है कि जब इसमें इलेक्ट्रोड में हम करंट प्रवाहित करेंगे तो मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने में टूटते हैं, इसका मॉलिक्यूल्स अपने में टूटते हैं। अब मॉलिक्यूल्स अपने में टूटते हैं तो यह क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, आयन, आयोन। तो आयन किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स अपने में टूटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, आयन, आईओएन। ओके, तो आगे में रहा, जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है तो धनावेशित आयन कैथोड प्लेट पर जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच मेरा क्या उत्पन्न हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच मेरा पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है तो धनावेशित आयन मीन्स पॉजिटिव, धनावेशित मीन्स पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आयन है जो कैथोड प्लेट पर जाता है। यानी जो मेरा पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाता है, कैथोड प्लेट पर, और यह आयन कैटायन कहलाता है। यानी पॉजिटिव आयन जो मेरा है कैथोड प्लेट पर जाएगा और क्या कहलाएगा, कैटायन। यानी मेरा ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन में रहा तो क्या बोल रहा कि पॉजिटिव आयन कैथोड प्लेट पर जाएगा और यह आयन कैटायन कहलाएगा। पॉजिटिव आयन मेरा कैथोड प्लेट पर गया और यह मेरा कैटायन कहला गया। और आगे बोल रहा निगेटिव आयन एनोड प्लेट पर जाता है और यह आयन एनायन कहलाता है। अगर मेरा जो निगेटिव आयन होगा कहाँ जाएगा, एनोड पर, और यह कहला एनोड पर जाएगा और यह क्या कहलाएगा, एनायन। ओके, नेगेटिव आयन एनोड प्लेट पर जाता है और यह आयन एनायन कहलाता है। और बोल रहा है इस प्रकार के एटम को आयन में बदलने की क्रिया, इस प्रकार के जो एटम है आयन में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ओके, जो ये मेरा क्रिया हो रहा है इससे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अगला मेरा है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर एक प्रकार का कंटेनर है, जैसे कि एक कंटेनर मैंने प्रयोग किया है, ये एक वोल्टामीटर है और ये मेरा क्या रहता है, इंसुलेटर के रूप में हार्ड रबर या ग्लास का प्रयोग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। तो इसमें ज्यादातर सवाल आयोनाइजेशन में पूछा जाता है कि कैटायन, पॉजिटिव प्लेट, कैटायन, आयन क्या है, तो कैटायन किसको बोलते हैं, आयन किसको बोलते हैं, ऐसा प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आप एग्जाम में बता सकते हैं कि पॉजिटिव आयन अगर कैथोड पर जाएगा तो क्या होता है मेरा, निगेटिव आयन मेरा एनोड पर जाता है तो क्या होता है, यानी निगेटिव आयन एनोड पर जाएगा तो आयन, पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाएगा तो कैटायन। यानी पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाता है तो कैटायन हो जाता है और निगेटिव आयन अगर एनोड पर जाता है तो आयन हो जाता है। ओके, तो अगला मेरा है टॉपिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में फैराडे ने क्या भूमिका निभाए थे, तो उन्हें दो लॉ दिया था, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताता है, बोल रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रवाह होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया संपन्न होता है, यानी मेरा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रवाह होता है, यानी
इलेक्ट्रोड के माध्यम से करंट प्रवाहित होगा, यानी विद्युत धारा प्रवाह होता और इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया संपन्न होता। विद्युत धारा जब प्रवाह होगा और इसके जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 इसके मॉलिक्यूल्स अपने में टूटते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया संपन्न होता है तो घोल से, यानी जो ये लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट में रहा, इलेक्ट्रोलाइट से विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान घोल से, यानी इलेक्ट्रोलाइट से विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान मीन्स एम, द्रव्यमान मीन्स एम, पदार्थ का द्रव्यमान घोल से प्रवाहित होने वाले विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। यानी घोल से यानी इलेक्ट्रोलाइट से जो मेरा करंट प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होता है, यानी एम समानुपाती आई। जैसा कि यहाँ लिखे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मीन्स आई, और कितना समय में? टी समय में, यानी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी हम बोल सकते हैं एम इक्वल टू जेड आई टी। जेड क्या है मेरा? जेड है कांस्टेंट, आई करंट हो गया, टी टाइम हो गया। एग्जाम में एम बराबर जेड आई टी से क्वेश्चन भी दिया जाता है, करंट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, एम पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो ये मेरा फैराडे फर्स्ट लॉ बताया था कि करंट के समानुपाती होता है पदार्थ का द्रव्यमान, यानी विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान करंट के समानुपाती होता है। जो करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित हो रहा है वो करंट इसमें जो इसका पदार्थ का मॉलिक्यूल्स है, एटॉमिक मास हो रहा है, अगर मेरा H2SO4 है तो इसका कुछ एटॉमिक मास होगा, तो एटॉमिक मास के समानुपाती होता है करंट, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो यह किसने बताया था? फैराडे साहब ने बताया था, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो अगला मेरा टॉपिक है फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ किसको कहते हैं उसको हम विस्तार से जानेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ हम आपको बताएं, फैराडे सेकंड लॉ क्या है? बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट से समान मान का धारा समान समय तक प्रवाहित हो, यानी मेरा ये कॉपर सल्फेट है, ये AgNO3 H2SO4 सब अलग अलग है। कॉपर सल्फेट टूटेगा तो क्या बनेगा? Cu प्लस SO4 माइनस, Cu प्लस SO4 माइनस बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा कि जब समान समय में क्या होता है? 1 एम्पियर का अगर करंट यहां से प्रवाहित हो रहा है तो इसमें भी 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। कितना समय में? समान समय में। 1 सेकेंड अगर इसमें लग रहा तो इसमें भी 1 सेकेंड लगेगा, इसमें भी 1 सेकेंड लगेगा। यह फैराडे के सेकंड लॉ ने बताया था कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट से समान मान का करंट समान समय तक प्रवाहित होता है, यानी समान मान का करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर और समान समय तक प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। तो क्या होता है? घोल से विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, तो इसका जो द्रव्यमान मीन्स एम या डब्ल्यू, जो घोल से विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? उन तत्वों से विमुक्त विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समान होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के समान होता है, ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सबका अलग अलग होता है, हाइड्रोजन का अलग, कॉपर का अलग, सबका अलग। अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन का सबसे पहले एटॉमिक वेट कितना होता है? 1.008। तो इसका मेरा वैलेंसी जानना होगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, संयोजकता कितना है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसीलिए इसका हो गया 1.008। तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना हुआ हाइड्रोजन का? 1। इसी प्रकार कॉपर का होता है, तो कॉपर का मेरे को एटॉमिक वेट पहले जानना होगा, एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.53। इसका वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। तो सबका वैलेंसी जानना होगा, उसका वैलेंसी यानी संयोजकता से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। ओके, तो 31 पॉइंट पूछाएगा, 31 या 32। तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नीचे क्या लिखा हुआ है? किसी तत्व का ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उस तत्व का वह द्रव्यमान
जो उसके घोल से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने से विमुक्त होता है। यानी 1 एम्पियर का करंट का प्रवाहित होगा, 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगा। 1 एम्पियर का करंट जैसा बताया 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने से विमुक्त होता है, अर्थात प्रति कूलम विद्युत की मात्रा घोल से प्रवाहित होने पर विमुक्त होने वाले द्रव्यमान उस तत्व का ECE कहलाता है। यानी फर्स्ट लॉ से जब M बराबर ZIT हुआ तो अगर I बराबर 1 एम्पियर लिए, T बराबर 1 सेकेंड लिए तो मेरा M बराबर Z हो गया। यानी 1 गुने 1 तो खत्म, तो M बराबर Z। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मेरा जो मेरा है उस तत्व का द्रव्यमान यानी जो विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान है उसके बराबर होता है। बोल रहा विमुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समान होता है। यानी M जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE के समान होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्राडे सेकेंड लॉ, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राडे लॉ का इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ को जानने के लिए हमने बताया आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स में से घोल में प्रवाहित होने पर करंट क्या हुआ, तो ये तो आपको जानना है। इसी जानने के लिए हमको कॉपर का एटॉमिक वेट जानना है, उसका कितना उसका संयोजकता है या वैलेंसी उसको बोलते हैं कितना है। कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सबका एटॉमिक वेट अलग गया, संयोजकता अलग है। तो इसका एक चार्ट दिया गया, वो आप चार्ट देख सकते हैं एशियन का बुक में या किसी बुक में रहेगा, उसमें चार्ट में सब दिया गया। तो आज मेरा इतना ही टॉपिक है, इसका आगे वीडियो हम बनाएंगे सेल बैटरी पर। जब तक आप देखते रहिए। तो जो लोग मेरा चैनल में नया है, सबसे पहले तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि मेरा चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको जो वीडियो आगे हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इससे आप नोटिफिकेशन आने पर मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। तो और एक चीज ये बता रहा हूँ कि बार बार मैं टेस्ट का लिंक डालता हूँ और टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपको सोचना है, आपके ऊपर डिसाइड करना है, ये आपका भविष्य है। आपको देखना है कि टेस्ट हम दें या नहीं दें। तो आप टेस्ट दीजिए या नहीं दीजिए, वो तो हम नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप अपना टेस्ट दीजिएगा तो आपको ही ठीक रहेगा। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा। आप सब लड़का के साथ में टेस्ट दीजिएगा 40, 50, 60 के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि हम कितना हैं, हमें कितना है काबिलियत, हमारे में क्वालिफाई होने का ताकत है कि नहीं है। तो आप टेस्ट दीजिए। हर एक बार हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट का लिंक डालेंगे, हर एक बार आपके लिए वीडियो लाएंगे, उसमें टेस्ट देंगे। तो आप टेस्ट दीजिए, इससे आपको इम्प्रूवमेंट का पता चलेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। और जो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को ना भूलें।